तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एड को उसके लोन शार्क चैन की कॉल आई जो कि कल उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर एड ने भी सिंपली ओके बोल दिया। काम खत्म करने के बाद वो उसे मिलने गया। वो जगह न्यूयॉर्क में मौजूद चाइना टाउन के बीचों बीच थी, क्योंकि यहाँ रहने वाले चाइनीज लोगों ने इस चीज़ का जिम्मा खुद ले रखा था। इस जगह से गुजरने में ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप रियल में चाइना में ही हो, ना कि मैनहाटन में। एड को चाइनीज लोग बहुत पसंद करते थे और उसे भी हाई स्कूल तक यही लगता रहा है कि जैसे वो चाइनीज ही था। वहाँ उसे एक छोटी सी गली नजर आई जिसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर कोरियन थे जो कि अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए इस जगह पर आके एक ऐसी जगह जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, इस जगह पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी लॉन्ड्री शॉप बनाई। वो अपने ग्रैंडपा के साथ अकेला रहता था। बचपन से ही उसे अपनी मदर के बारे में कुछ भी याद नहीं। जब भी उसने ग्रैंडपा से ही पूछा कि मेरी मदर घर वापस कब आएंगी, हमेशा उसके ग्रैंडपा बस एक ही आंसर करते, दोबारा मुझसे उस वुमन के बारे में कोई बात ना करना। जाने से पहले उसने बस एक ही अच्छा काम किया है कि तुम्हें पैदा करके गई। उसके ग्रैंडपा उस जैसे नहीं थे और वो दोनों बहुत कम ही आपस में बात करते थे। भी वो काम करते तो हमेशा वो अकेला रह जाता, लेकिन उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई ऐसा था जो कि उसकी टेक केयर करता था। वो एक ओल्ड लेडी थी जिन्हें डायमेंशिया था और वही चेन की ग्रैंडमदर भी थी। उन्हें लगता था जैसे कि एड उनका ग्रैंडसन है और वो उसे अपने ग्रैंडसन के नाम से बुलाया करती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ वो भी ऐसे प्रिटेंड करता जैसे कि असल में वही उनका ग्रैंडसन हो। जब भी ग्रैंड माँ उसे अपने ग्रैंडसन की तरह ट्रीट करती तो उसे काफ़ी अच्छा लगता। ऐसा फील होता जैसे कि उसकी अपनी एक रियल फैमिली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई ऐसा पर्सन भी था जिसे एड का ऐसे एक्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैंग था। उसे ग्रैंडमा से बहुत प्यार था, लेकिन अब वो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं रही और उसके ग्रैंडफादर भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे असल में वो अपनी फैमिली कह सके, यानी कि वो पूरी तरह से अकेला था। ये सब सोचते हुए वो एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो कि देखने में एक बिल्कुल ही डिसेंट चाइनीज रेस्टोरेंट था, लेकिन इसके पीछे चाइनीज गैंग का हेड आउट है जहां वो मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करते हैं। और ऑफ कोर्स चेन का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर गया, वहाँ काम करने वाला एक लड़का उसे देखकर जल्दी से बोलता है, ओह जियोवॉन, ये तुम हो। जियोवॉन उसका पुराना नाम है और यही एक लौती जगह है जहाँ पर उसे अभी भी इस नाम से बुलाया जाता है। इस पर एड भी स्माइल करते हुए पूछता है, यूई तुम कैसे हो, पिंग कहाँ है, मैं उसे मिलने आया था। इस पर यूई बड़ी सी स्माइल करके बताता है, आज तो वो जल्दी चले गया था और काफ़ी लेट आने वाला है, तो तब तक के लिए क्या तुम डिनर करना चाहोगे। जिस पर एड उसे डिनर के लिए मना करते हुए बोलता है, इससे पहले भी वो कई बार मुझे यहाँ पर बुला चुका है, लेकिन कभी भी वो यहाँ पर नहीं होता। मैं बस अकाउंट बुक साइन करके यहाँ से चला जाऊँगा। जिस पर यूई वहाँ बैठे कुछ गैंग मेंबर्स को ऑर्डर करता है कि जाओ जाकर चेंग के ऑफिस से अकाउंट बुक लेकर आओ। फिर साथ ही एड को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा कि जरा इधर तो आओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए स्पेशल डम्पलिंग्स लेकर आता हूँ। लेकिन एड तो बार बार उसे मना कर रहा था। यूई उसकी एक नहीं सुनता और उसे ले जाकर टेबल पर बिठा दिया। फिर जल्दी जल्दी वहाँ से डम्पलिंग्स लेने चला जाता है। पीछे से एड उसे आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उसके जाने के बाद एड फ्रस्ट्रेट होकर सोचने लगता है, मुझे पहले से ही पता था कि चेंग यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गया, मुझे उसके आने का वेट नहीं करना। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में उसके लिए कई सारे डम्पलिंग्स भी आ गए। यूई उसे देते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे चखकर बताओ कैसे लगे, देखने में ये अच्छे लग रहे हैं ना। सच में खाने में एड को वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उसे ये ज़रूर बोलता है कि तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ले आए हो। वो बोलता है, बस चुपचाप खा लो, अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे भी आजकल तो तुम अपनी सारी मनी टाइम पर पे कर रहे हो, इतना करना तो बनता है। इतने में वो गैंग मेंबर अकाउंट बुक लेकर वहाँ आ गए, जिसे चेक करते हुए यही बोलता है,
ओह ये क्या है, लास्ट वीक से लेकर अब तक तुमने 2 बार पूरे $5000 जमा करवाए हैं। इस पर एड उसे आंसर करने की बजाय अपनी नजरें चुराने लगा। योई तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोलता है, योवोन अब ये मत बोलना कि तुमने कोई लॉटरी जीती है। पर एड हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। इतने में योई को चेंग का मैसेज आया, जिसे पढ़ते हुए वो एड को बताता है चेंग आज वापस नहीं आएगा, उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। इस पर एड सोचने लग गया, जरूर ही वो कोई स्मगलिंग का काम कर रहा होगा। चेंग हमेशा से ऐसा ही है, जिस तरह से उसने मेरी अकाउंट बुक मैनेज करके रखी है, इसी तरह मेरा फ्रीडम भी उसी के हाथ में है। वो जब चाहे मुझसे कुछ भी करवा सकता है। कोई बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जब भी तुम फ्री हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, मैं तुम्हें दोबारा डम्पलिंग्स दूंगा, आफ्टर ऑल हम फैमिली है ना। फिर एड हल्की सी स्माइल के साथ यूई के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस फैमिली वाली बात से वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था। जब ग्रैंड माँ उसे अपने ग्रैंडसन की तरह ट्रीट करती थी, तो चेंग गैंग भी तब से लेकर उसे अपने रियल स्टेप ब्रदर की तरह ट्रीट करने लग गई। लेकिन जब भी इस बारे में बात की जाती तो चेंग बिना किसी हेजिटेट के अपनी नफरत जाहिर कर देता, जैसे कि वो मेरे मुंह पर ही बोल देता कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम असल में मेरे छोटे भाई बन चुके हो। छोटा चैन बहुत ही अकेला था, उसे अच्छे से पता था कि वो उसका रियल ब्रदर नहीं बन सकता, वो बस रियल जालिम की तरह एक्ट ही कर सकता है। असल में वो लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस वार्मथ फीलिंग को फील करना चाहता था, जैसा कि किसी की रियल फैमिली बनने से फील होता है। यहाँ तक कि एक दिन रोते हुए उसने चैंग को ये भी बोल दिया कि क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ। सच में ये स्टोरी सुनकर मुझे भी एड के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि फैमिली ही हर टाइम आपको सपोर्ट करती है और आपके साथ खड़ी रहती है। इस वर्ल्ड में फैमिली के बिना रहना सच में बहुत मुश्किल है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एड के लिए एक हार्ट ज़रूर सेंड करें। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी ने उसे मैसेज किया कि एड तुम्हारा एपिसोड अपलोड हो चुका है, तुम्हें उसे चेक करना चाहिए और कल की मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। मैसेज पढ़कर वो भी क्यूरियोसिटी में अपना लैपटॉप ओपन करते हुए वीडियो को चेक करने लगता है, जहां एपिसोड का रिव्यू लिखा गया था कि ऐसा था जैसे कि टॉमी को गिल्टी फील हो रहा हो, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बिहेवियर की वजह से कंफ्यूज भी था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा आग के साथ खेलते हुए गिल्टी फील करता है। लेकिन जब कैले ने अपनी स्किल दिखाते हुए कमांड संभाली तो उसकी बॉडी खुद ब खुद ही मूव करने लग गई। ऐसे ही ब्रीफ से ब्रीफ डिटेल, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो फील कर रहा था, वर्ड टू वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ था। ये रिव्यू पढ़कर शौक के मारे उसके मुंह से तो कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल आती है और वो जोर से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से सोचता है, आखिर ये क्या है। मॉर्निंग में जब वो चैनी से मिलने गया तो सबसे पहले उसे यही पूछता है कि वो होम पेज पर जो रिव्यू लिखा हुआ है, आखिर ये सब कुछ किसने लिखा। ऐसा पूछते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था, लेकिन जेनी तो सबसे पहले उसे रेस्टोरेंट में लेकर गई। वहाँ बिठाने के बाद पूछती है, तो तुमने उसे रीड किया। फिर एड पूछता है, क्या इसे इस तरह लिखना ज़रूरी था। इस पर जेनी बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती है, ऐसा लग रहा है तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये शानदार प्रीव्यू किसी और ने नहीं बल्कि मैकवी ने लिखा है। सच में ऐसी चीज़ें लिखने में वो बहुत ही जीनियस है। इसके पास दूसरों के अंदर ऐसी छुपी हुई साइड निकालने का एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है। फिर एडे पूछता है, तो क्या कैलन मैकवी भी बिल्कुल वैसे ही वीडियो शूट करता है जैसी मैंने की। जिस पर जेनी बताती है, हाँ जब साइट नई नई थी तो तब उसने अपने पे कुछ एपिसोड शूट किए थे। पहले 10 एपिसोड में मैकवी ही है और लास्ट टाइम उसने 712 एपिसोड किया था। पिछले 7 सालों में वो कम से कम एक वीक में 2 एपिसोड अपलोड कर रहा है। इस पर एड तो सोचने लग गया, हर किसी का अपना रीज़न होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने तो सिर्फ इसलिए ही ये वीडियो शूट की होंगी कि आसानी से वो ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन पता नहीं इस टाइम वो किस हाल में होंगे, उनका क्या इंजाम हुआ होगा और इन सब चीज़ों की वजह से
उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई होगी। इतने में जेनी पूछती है, मैं भी बता रहा था कि तुम एक एक्शन एक्टर बनना चाहते हो। किसी ने ज़रूर ही तुमसे बोला होगा कि तुम किसी एक्टर की तरह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। इस पर एड उसे बताता है, नहीं, ऐसा इस वजह से कि मुझे ब्रूस ली बहुत अच्छा लगता है। साथ ही थोड़ा सैड हो गया कि शायद अब मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस पर जेनी बोलती है, पर ऐसा क्यों, तुम्हें अभी भी एक्टर बनने का ट्राई करना चाहिए, तुम यंग हो। ये सुनकर एड स्माइल करने लग गया और बताता है, इसी वजह से ही अब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जॉब भी इस काम के रिलेटेड ही है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगे तो जेनी ने एक कार्ड निकाला जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा था। जेनी बोलती है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, बस इसके लिए मैं मैकवी का कार्ड यूज़ कर रही हूँ। एड उसे मेल के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर जेनी जल्दी से उसे रोक देती है कि नहीं, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मुझे नहीं बल्कि मैकवी को थैंक्स बोलना चाहिए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद जेनी पूछती है, एड, बाय एनी चांस क्या तुम बॉटम बनना चाहोगे? ये बात भी उसने नॉर्मली स्माइल करते हुए ही पूछी थी, जिसे सुनकर एड साय करने लग गया कि मैं जानता था मुझसे मिलने का तुम्हारा कोई ना कोई रीज़न होगा, और फौरन ही उसे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से मुड़ते हुए जाने लगा, जिस पर जानी जल्दी से उसके पीछे आते हुए बोलती है, स्ट्रीट लोगों के साथ काम करते हुए हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले उनसे एक 16 एपिसोड शूट करवाया जाता है, उसके बाद 1 या 2 एपिसोड में वो टॉप होते हैं, फिर हम उनसे बॉटम बनने का पूछते हैं। जिस पर एड बोलता है, पर मैं ऐसा करने से मना कर रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर उसने अपनी कोई वीडियो शूट भी करवाई है, वीडियो में टॉप और बॉटम होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। मैंने बोलती है, मेकवी ने मुझसे कहा था कि तुमसे पूछूं क्या तुम बॉटम बनना चाहोगे, लेकिन एड उसे कोई आंसर नहीं करता। इतने में उसके बाल पर खोल आने लगी। जैसे ही उसने खोलियास करके हेलो बोला तो दूसरी तरफ से चंग बोलता है, यूई ने मुझे बताया था कि कल तुम रेस्टोरेंट आए थे। देखते हैं इस टाइम वो एड के बिल्कुल सामने था। वो उसके साथ जेनी को देखकर पूछता है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर एड सीरियसली रिप्लाई करता है, नहीं। दूसरी तरफ जेनी तो उसे देखती रह गई क्योंकि पूरी तरह वो उसी के टाइप का था। एड उसके पास जाते हुए पूछता है, तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर जेन बताता है, मुझे बस किसी चीज़ की टेक केयर करनी थी, मैं यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उतर गया। इतने में जेनी जल्दी से आकर बोलती है, हेलो, मैं जेनी कैटन हूँ। तुम शायद एड के बड़े भाई हो क्योंकि तुम दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हो। पर चेंग भी एड के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, जियो वोंग और मैं एक साथ ही बड़े हुए हैं, बिल्कुल रियल ब्रदर्स की तरह। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं, जहाँ पर चेंग उसे अपने बारे में भी बताता है। साथ ही वो उसकी तारीफ भी करने लगा कि आप देखने में बहुत ही प्रीटी हो। जेन की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर जेनी एड के क्लोज जाकर आयशा से बोलती है, हे एड, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? लेकिन एड तो मुंह बनाते हुए सोचने लग गया, सच में ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही खौफनाक है। फिर वो फ़ौरन से जेनी को उसे दूर करते हुए वहाँ से भेजने लगता है कि जेनी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। उसे भेजने के बाद एड अब जेन की तरफ मुड़ा और पूछता है, कल तुम्हें मुझसे जो बात करनी थी अब कर सकते हो। जेंग बोलता है, डेब असिस्टेंट के लिए तुमने जो एप्लीकेशन जमा की थी वो रिजेक्ट हो गई थी ना, जितना जल्दी हो सके तुम्हें अपना बाकी का डेब्ट भी पे कर देना चाहिए। ये सुनकर एड तो कोई आंसर नहीं कर पाता। ये देखकर जेन बोलता है, ओह मैं समझ गया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा अपना बॉडीगार्ड का काम छोड़कर तुम मेरे लिए काम करने लगो। एक ऐसा पर्सन जिसे एड देखना भी नहीं चाहता उसे अपने साथ काम करने की ऑफर दे रहा है। देखा जाए तो अभी एड के पास 2 ऑफर्स हैं। पहली, वो सब कुछ छोड़कर कर्जा चुकाने के लिए एड के साथ काम करने लग जाए। दूसरी, वो मैकवी के ऑफर मानते हुए बॉटम बन जाए ताकि उसकी सैलरी से वो चेन का कर्जा चुका पाए। तो क्या लगता है इन दोनों में से एड क्या चूज करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो और आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं। और
और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।